हाँ बच्चों, इस लेक्चर में हम महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया कि आपके सिलेबस में 2 पॉइंट्स हैं। एक है एजुकेशनल थॉट्स यानी शैक्षिक विचार, और एंड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मतलब उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए क्या कार्य किया। तो गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए बेसिक शिक्षा योजना का सूत्रपात किया था। तो आज हम डिटेल में महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना का अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने अपने 40 वर्षों के अनुभव से और प्रयोगों से तथा परीक्षणों के आधार पर उन्होंने उस समय प्रचलित विदेशी शिक्षा का विरोध किया। विरोध करके जिस शिक्षा योजना का सूत्रपात किया था उसे बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा तथा सर्वोदय शिक्षा और नई तालीम, ये सारे नाम हैं बेसिक शिक्षा के। ये सारे नामों से पुकारा जाता है। सन 1937 ईस्वी में भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांधी जी ने अपने वर्धा आश्रम में संपूर्ण भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेसिक शिक्षा योजना का सृजन किया था और इसका प्रकाशन हरिजन नाम की पत्रिका में वो करते रहे। 22 और 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने अपनी इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिस पर कि लंबे समय तक तार्किक वाद विवाद होता रहा और इस वाद विवाद में बहुत सारे विद्वानों ने हिस्सा लिया था, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर केटी शाह, आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर, महादेव देसाई तथा बहुत से शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। और सम्मेलन के अंतिम दिन बेसिक शिक्षा योजना यानी ये जो शिक्षा योजना है वो सर्वसम्मत से प्रस्तावित की गई और इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक वर्धा शिक्षा योजना समिति गठित की गई, जिसने प्रस्तावित रूपरेखा के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करके 2 दिसंबर सन 1937 को अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी। और वही जो आख्या है वो वर्धा शिक्षा योजना अथवा बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहलाती है। चूंकि ये भारत की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, इसलिए इस योजना को बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा योजना कहा जाता है। और चूंकि वर्धा नाम के एक स्थान पर यह शिक्षा योजना बनाई गई थी, इसलिए इसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। और नई तालीम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उस समय की प्रचलित पुरानी जो अंग्रेजी शिक्षा थी, जिसको कि वो सही नहीं मानते थे, और उसके स्थान पर सबके कल्याण के लिए ये बनाई गई इस योजना को बनाया गया था, तो इसलिए इसको नई तालीम कहा गया। और ये जो योजना है सबके उदय से संबंधित होने के कारण सर्वोदय शिक्षा योजना भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके जो विभिन्न नाम हैं उसको भी हमने स्पष्ट किया है। तो इस तरह से ये अब इसको हम जरा डिटेल में समझेंगे कि इस बेसिक शिक्षा के मुख्य रूप से उद्देश्य क्या थे। पहला है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, ताकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकें
और इस शिक्षा के द्वारा यानी बेसिक शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास किया जा सके, मुख्य रूप से ये उद्देश्य था। दूसरा है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, केवल मानसिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक, व्यावसायिक विकास, सब तरह का विकास हो सके। स्वावलंबन का उद्देश्य यानी बेसिक शिक्षा प्राप्त करके बालक स्वावलंबी बन सके, इस योग बन सके कि वो अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सके शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो इस योग्य बनाया जाए। नेक्स्ट है चारित्रिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। इस तरह का भी विकास चाहते थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा में बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय सर्वोदयी समाज की स्थापना का उद्देश्य। तो ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी जो सब तरह से विकसित हो, सर्वोदयी, लोकतंत्रीय, जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत हो। तो इस तरह से ऐसी बेसिक शिक्षा का ये भी आदर्श। नेक्स्ट है आदर्श नागरिकता का उद्देश्य, यानी बेसिक शिक्षा के द्वारा लोगों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास हो सके। फिर आर्थिक उन्नति का विकास। आर्थिक उद्देश्य दो अर्थों में इसमें लिया गया। पहला तो जो बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालय का भी खर्चा निकलेगा। दूसरा, जब बेसिक शिक्षा समाप्त करेंगे छात्र तो वो किसी उद्योग द्वारा अपनी आजीविका चलाने में भी समर्थ हो सकेंगे। तो ये तो मुख्य रूप से उद्देश्य थे। अब बेसिक शिक्षा की विशेषताओं पर हम बात करेंगे। गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का जो सूत्रपात किया था, जो उन्होंने जो ये बेसिक शिक्षा चलाई थी, उसकी बेसिक शिक्षा मुख्य रूप से 4 प्रमुख भागों में विभाजित थी। पहली, पूर्व बुनियादी शिक्षा। पूर्व बुनियादी ये शिक्षा व्यवस्था 7 वर्ष तक के छोटे बालकों के लिए है। दूसरी है बुनियादी ये शिक्षा व्यवस्था 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए है। और उत्तर बुनियादी ये शिक्षा 14 से 19 वर्ष तक के किशोर किशोरियों के लिए है। और चौथी है प्रौढ़ शिक्षा, ये वयस्क लोगों के लिए है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा को जीवन के सभी आयु में के लोगों के लिए इसकी व्यवस्था की थी, ताकि कोई भी अशिक्षित ना रहे। और मुख्य रूप से ये बेसिक शिक्षा के 5 सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला सिद्धांत है 7 वर्षों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, यानी 7 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यानी भारत में कोई भी 7 वर्ष तक के जो बालक हैं, यानी 7 वर्ष, जब बालक 7 वर्ष का हो जाए तो तब आगे 7 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा, मिडिल और हाई स्कूल कक्षाएं, यानी 7 वर्ष तक की शिक्षा उसको निःशुल्क और अनिवार्य मिले। यानी 7 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। एक तो ये सिद्धांत था, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, जिसको आज हम प्राथमिक शिक्षा मानते हैं, तो सभी को, कम से कम भारत के सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी आवश्यक है और ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है उत्पादक शिल्प केंद्रित होने का सिद्धांत, यानी हस्त कौशल केंद्रित होने का सिद्धांत, यानी शिल्प केंद्रित है। गांधी जी की जो शिक्षा योजना है वो शिल्प केंद्रित है, यानी किसी न किसी शिल्प पर आधारित है, ताकि
आगे चलकर छात्र किसी न किसी घरेलू उद्योग को के द्वारा अपनी आजीविका चलाने में समर्थ हो सके। फिर तीसरा सिद्धांत है मातृभाषा द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। गांधी जी बेसिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से देने के हिमायती थे। मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देने के हिमायती थे बेसिक शिक्षा को। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, यानी गांधी जी इस शिक्षा योजना के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, ताकि आगे चलकर विद्यालय भी आत्मनिर्भर बन सकें। यानी बच्चे जो भी सामान बनाएंगे उसको बेचकर वो विद्यालय की व्यवस्था भी हो सकेगी। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। फिर है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत यानी विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए। ऐसा कोई भी विषय पढ़ाया जाए उसको दूसरे विषय से संबंधित करके पढ़ाया जाए। इसके अलावा भी कुछ और सिद्धांत भी थे, जैसे रुचि का सिद्धांत, बालकों की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। आवश्यकता का सिद्धांत, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जिस चीज की आवश्यकता हो उसका ज्ञान कराया जाए। योग्यता, बालक की योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाए। योग्यता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, कार्य करा के स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रिया करके सीखें बच्चे। फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत, श्रम के मूल्य का सिद्धांत, ताकि बालक जो है वो श्रम के मूल्य को समझ सके, इम्पोर्टेंस को समझ सके। तो ये तो विशेषताएं थी। अब हम बताएंगे बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो। पाठ्यक्रम में सबसे पहले तो उन्होंने बेसिक शिल्प रखा है, यानी स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं के अनुसार बेसिक शिक्षा योजना में कुछ शिल्प हम गिना रहे हैं और उसमें से किसी एक का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का कार्य, मछली पालन, चर्म कार्य, मिट्टी का कार्य, फल, शाक सब्जी या उद्यान का कार्य, ये शाक सब्जी उगाना इत्यादि। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कोई भी अन्य शिल्प भी हो सकता है। तो ये तो एक तो ये है कि ये सिखाया जाए। फिर दूसरा है मातृभाषा। मातृभाषा भी उसको जरूर सिखाई जानी चाहिए, उसके घर में बोली जाती है। तीसरा है गणित। तो चूंकि घरेलू और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए गणित की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्होंने गणित का प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया। और चौथा विषय है सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत विषय आते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि। अब पांचवा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में प्रकृति का निरीक्षण कर, प्रकृति के संबंध में जानना, प्रकृति का निरीक्षण करना, परीक्षण करने की आदत डालना, वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना। फिर है चित्रकला। फिर नेक्स्ट है संगीत। संगीत को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। फिर शारीरिक शिक्षा, जैसे व्यायाम, ड्रिल, खेलकूद। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में कक्षा 5 तक तो छात्र और छात्राओं को साथ में, यानी सह शिक्षा और समान पाठ्यक्रम है। लेकिन 6ठी और 7वीं शिक्षा में जो बालिकाएं हैं वो शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान का अध्ययन कर सकती हैं बेसिक शिक्षा में। और शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा ही है। और जहां पर कि हिंदी मातृभाषा नहीं है वहां पर प्रादेशिक भाषा को मुख्यता दी गई है। और राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है। अगर मान लीजिए वो प्रादेशिक भाषा नहीं भी है तो प्रादेशिक भाषा तो सिखाई जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी भी सभी को सिखाई जाएगी। हिंदी का भी अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। अच्छा, अब बेसिक शिक्षा की दैनिक समय सारणी भी उन्होंने बताई है कि किस विषय को कितना समय देना है।
बेसिक शिल्प के लिए उन्होंने रोज 3 घंटे 20 मिनट निर्धारित किए हैं। बेसिक शिल्प के लिए 3 घंटे 20 मिनट। संगीत, रेखाचित्र और गणित के लिए 40 मिनट। मातृभाषा के लिए 40 मिनट। सामाजिक अध्ययन के लिए 30 मिनट। सामान्य विज्ञान के लिए 30 मिनट। शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट और बीच में 10 मिनट का बीच में अवकाश दिया जाए, मध्य अवकाश। तो इस तरह से 5 घंटे 30 मिनट तक रोज बेसिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई होगी। अब हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना का आधार क्या था। इसके बहुत सारे आधार हैं। जैसे पहला है व्यक्ति का आधार, यानी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विकास की व्यवस्था करती है बेसिक शिक्षा। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी छात्र का सर्वांगीण विकास करने से इससे होता है। नेक्स्ट है सामाजिक आधार भी है। सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, चूंकि जनतांत्रिक नागरिकता का गुण सिखाए जाते हैं इसमें, और बच्चे मिलजुल कर शिल्प कार्य करते हैं, उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। और श्रम की व्यवस्था की गई है, उद्योगों को सिखाया गया है, आत्मनिर्भरता। तो एक जनतांत्रिक समाज की भी स्थापना इससे होती है। फिर इसका आर्थिक आधार भी है। व्यक्ति का भी आगे चलकर बालक भी आगे चलकर आत्मनिर्भर या रोजगार कर सकते हैं, और विद्यालय की भी आर्थिक व्यवस्था इसके द्वारा हो सकती है। अच्छा, इसका शैक्षिक आधार भी है, क्योंकि इसमें मानसिक विकास करने का भी प्रयत्न किया जाता है। बहुत सारे अनुभव की प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं, कल्पनाशीलता का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। तो इस तरह से उसका शैक्षिक बच्चों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को भी ऊंचा किया जाता है। इसका सांस्कृतिक आधार भी है। इसमें चूंकि विभिन्न उद्योग सिखाए जाते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के निकट आते हैं, विद्यालय सामुदायिक केंद्र बनता है, समुदाय का ही एक केंद्र होता है। और चूंकि भारतीय संस्कृति पर आधारित होने के कारण ये इसमें सांस्कृतिक आधार भी बहुत मजबूत है। छठा है आध्यात्मिक एवं नैतिक आधार। इसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, ध्यान, सरलता, लोक कल्याण, तो इस तरह से के भावों का विकास करके बच्चों के चरित्र को भी उन्नत किया जाता है, जिससे आध्यात्मिकता का भी विकास होता है। इसका नेक्स्ट है इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी है। चूंकि बच्चे क्रिया के द्वारा, खेल के द्वारा सीखते हैं, शिल्प के द्वारा सीखते हैं, तो जिससे कि बच्चों का इच्छा अनुसार उनकी रुचि का भी विकास होता है, और बच्चे अपनी योग्यता या रुचि या क्षमता के अनुसार सीख पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस बेसिक शिक्षा योजना के बहुत सारे अनेक आधार हैं। अब अगर हम बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे तो हम उसके गुण दोषों की चर्चा करेंगे। अब इसके गुण, पहले हम गुणों को देखेंगे। तो चूंकि इसमें ये बेसिक शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा है। हमने आपको बताया था कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है इसमें, और जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। तो पहला पॉइंट तो इसका गुण तो यही है कि सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा है, बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन पूर्ण शिक्षा योजना है। इससे इस शिक्षा को प्राप्त करके बालक आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। फिर सच्ची शिक्षा की योजना, यानी ये घर गांव, मतलब ये इसमें सच्ची जो रियलिटी है सामाजिक जीवन की, सामाजिक जीवन में आगे चलकर उसे जो कुछ सीखना है, जो कुछ करना है, वही कुछ उसे विद्यालय में सिखाया जाता है।
श्रम की महत्ता पर बल दिया जाता है। समान शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं, यानी यहाँ पर गरीब अमीर ऊंच नीच राजा प्रजा सभी के बच्चों को समान शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं। और नेक्स्ट इसका गुण है कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है शिक्षा पाने में। फिर इसमें उत्तम नागरिकता के गुण सिखाती है शिक्षा। शिक्षा और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। अहिंसा की भावना सिखाती है। प्रशिक्षित अध्यापकों को द्वारा शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, यानी पूरे इसमें स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता के भावनाओं का विकास होता है। स्वास्थ्यप्रद शिक्षा योजना है, यानी इसमें शरीर को भी स्वस्थ रखने की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट जीवन की शिक्षा है, पूरे जीवन में उसको कैसे आगे बढ़ना है, आगे चलकर उसे क्या क्या कार्य करने हैं, वो सारी ज्ञान उसको इस शिक्षा में कराया जाता है। लेकिन यद्यपि इस शिक्षा के बहुत गुण हैं, उन सबके होने के बावजूद भी कुछ इसमें दोष भी है, जिससे कि ये बेसिक शिक्षा योजना बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाई। मात्र ग्रामीण शिक्षा योजना, हाँ, इस योजना में शहरों की आवश्यकताओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि गांव की ही आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया। और इसलिए ये गांव वर्सेस शहर, ये भावना जगाने वाली ये शिक्षा योजना है। और इसमें प्राथमिक शिक्षा पर तो अधिक बल दिया गया, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा की उपेक्षा की गई। और इसका समय सारणी का में भी दोष है, क्योंकि शिल्प में तो 3 घंटे 20 मिनट का समय रखा गया, और अन्य विषयों में जो वो भी बहुत कठिन होते हैं, उसमें कम समय रखा गया। हाँ, केवल उत्पादकता के सिद्धांत पर ज्यादा बल दिया गया। फिर राष्ट्रीय धन का भी अपव्यय इसमें होता है, क्योंकि बच्चे ही अपने हाथों से सामान बनाते हैं, तो उसमें कि बहुत सारे सामान खराब भी हो सकते हैं, जिससे कि उसको बेचने पर धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इससे राष्ट्रीय धन का अपव्यय भी होता है, जिससे कि धन की बर्बादी भी होती है। फिर और ये पूर्ण शिक्षा होने में संदेह है, क्योंकि ये केवल शिल्पों के द्वारा विशेष रूप से शिक्षा दी गई है, इसको हम पूर्ण शिक्षा नहीं कह सकते। इसमें धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा की गई है, और इसमें बच्चों से श्रम बहुत कराया जाता है, ये इसका मुख्य दोष है। इसमें समय की भी बर्बादी है और महंगी भी शिक्षा है, क्योंकि शिल्प बनाने के लिए तमाम सामान भी खरीदना पड़ता है, समय भी बहुत अधिक लगता है। ये भारत ने आज जो औद्योगिक और तकनीकी प्रगति की है, तो आज के समय में ये शिक्षा उतनी उपयोगी नहीं है। इसको हम काल्पनिक एवं अव्यावहारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। कल्पना करनी तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। इसको कुछ लोगों ने भौतिकवादी शिक्षा योजना भी कहा है, कि केवल धन पर ध्यान देते हैं, मानसिक विकास पर और दूसरे पक्षों पर विकास नहीं देते। फिर इसमें शिल्प केंद्र शिक्षा में हर तरह का शिल्प सिखाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, जिससे कि आप प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, जिससे कि आप अगर अध्यापक उस क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं है, तो आपको वो शिल्प अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजनात्मक शिक्षा की बहुत कमी है, उसके लिए बहुत कम समय रखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा में बहुत गुण होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे दोष भी हैं, जिसकी वजह से कि ये बहुत ज़्यादा विकसित आगे नहीं हो पाए। तो इस तरह से हमने आज इस लेक्चर में बेसिक शिक्षा के बारे में अध्ययन किया, गांधी जी के द्वारा संचालित
बेसिक शिक्षा का अध्ययन किया। थैंक यू।